Hello friends, we are back with a new video on Elements of Contract Part 2. This video covers the intention to create legal relations and consideration. So before we move forward, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज वीडियोस को लाइक और शेयर कर दीजिए और दूसरा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। राइट हैंड साइड में एक बेल आइकन होगा, उसको प्रेस करके, जिससे जो भी मेरे वीडियोस या शॉर्ट्स पे वीडियोस आते हैं उसकी आपको नोटिफिकेशन तुरंत के तुरंत मिल जाएगी। ओके, चलो, now let's start with our video on intention to create legal relations. So, this is one of the most important element of the Contract Act. Because जब भी हम किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने वाले होते हैं तो दोनों पार्टीज के इंटेंशन होनी चाहिए एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप इसलिए और इम्पोर्टेंट है क्योंकि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में जब हम एंटर होते हैं तो कुछ राइट्स और ऑब्लिगेशंस अराइजेस होते हैं, फिर उनकी वजह से लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज भी आ सकती हैं, जिसके लिए हमें अवेयर होना चाहिए और हमारी इंटेंशन होनी चाहिए कि लाइक वी आर एंटरिंग इनटू दिस कॉन्ट्रैक्ट, नाउ वी आर ऑब्लाइज्ड टू परफॉर्म आवर ड्यूटीज, जो भी हम अग्री करते हैं। करेक्ट। सेकंड पॉइंट, agreements of a social or domestic nature do not contemplate legal relations. अब हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था, फर्स्ट स्लाइड में पढ़ा था, फर्स्ट पीपीटी में, कि कुछ अग्रीमेंट्स होते हैं सोशल या डोमेस्टिक नेचर के, जो कि बिल्कुल भी जिनमें इंटेंशन नहीं होती लीगल रिलेशनशिप्स क्रिएट करने की, जैसे कि एक हस्बैंड और वाइफ के बीच का जो रिलेशनशिप होता है वो तो दैट डज नॉट create the contracts. Okay, and one more example, if two persons agree to assist each other by rendering advice in the pursuit of virtue, science or art, it cannot be regarded as a कॉन्ट्रैक्ट। अब दो पर्सन है, किसी को किसी एडवाइस की जरूरत है, वो आपस में एक दूसरे को हेल्प करते हैं अपनी एडवाइस देके, तो दैट डज नॉट क्रिएट एनी इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, तो वो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। बस ये है कि आपने एक एडवाइस देके उसकी हेल्प कर दी, दैट्स इट। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। Consideration. This is one of the most important elements of the valid contract. Consideration के बिना तो contract initiate हो ही नहीं सकता। A mere promise is not enforceable at law. For example, if A promises to make a gift of 500 to B and subsequently changes his mind, B cannot succeed against A for breach of promise as B has not given anything in return. सो फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल ये बहुत क्लियर है कि अगर कोई प्रॉमिस करता है, अगर मैं ए ने प्रॉमिस किया बी को 500 रुपीज का गिफ्ट देने के लिए, लेकिन बाद में ए चेंजेस हिज माइंड, तो उसमें बी जाके कुछ भी उसको लीगली चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि दैट वाज अ मियर प्रॉमिस, वो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो राइट्स और ऑब्लिगेशंस क्रिएट होते हैं, जो कि उसमें नहीं हो रहे थे प्रॉमिस में, राइट। Coming on to second point, therefore, it is clear that for a contract to be legal, there must be mutuality of obligations. दोनों के पार्ट पे mutual obligations होना चाहिए। अभी हम इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। Which means both parties must meet their obligations and consideration is the commitment the parties make to each other. This means both parties must be exchanging one thing of value for another. अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। A agrees to sell his car to B for rupees 50,000. A कहता है कि मैं आपको अपनी कार सेल करूंगा, बदले में B आप मुझे 50,000 रुपए दोगे। ठीक है। अब A के लिए कंसिडरेशन क्या है? 50,000 रुपए विच ही विल गेट फ्रॉम B, और B के लिए कंसिडरेशन क्या है? कार विच ही विल गेट फ्रॉम A। तो दोनों पे राइट्स और ऑब्लिगेशन है। A के पास राइट है 50,000 लेने का और B के पास राइट है कार लेने का। करेक्ट। और ए के पास ऑब्लिगेशन है कार देने का और बी के पास ऑब्लिगेशन है 50,000 रुपए देने का, राइट। तो दोनों के राइट्स और ऑब्लिगेशन जब अराइज होते हैं कंसिडरेशन की वजह से, तब वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता है। इन शॉर्ट, द टर्म कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न, दैट इज क्विड प्रो क्यो, राइट। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। Essential elements of consideration. Consideration must proceed at the instance of the promisor. Any act or abstinence from an act should be done only if the promisor desires the same.
If the act is done voluntarily without the request or desire of the promisor, or if it is done at the instance of any third party, the consideration will not be valid. तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं. If you help your friend with his homework without him even asking you to do that, and then later you ask him to pay you a certain amount for the same, it will not be a valid consideration since you voluntarily decided to help him out with his homework. तो कई बार होता क्या है कि हमारी कोई हेल्प करने आ जाता है. हम हेल्प मांगते भी नहीं है, लेकिन किसी ने हमारी हेल्प कर दी, बट हमने कोई हेल्प मांगी नहीं है. लेकिन बाद में वो बंदा एक्सपेक्ट करने लगता है इन रिटर्न कि उसने हेल्प की है, तो आप उसको बदले में कुछ कंसिडरेशन दो. तो उस केस में वो कंसिडरेशन की डिमांड नहीं कर सकता. क्यों? क्योंकि मैंने उसको कुछ भी प्रॉमिस नहीं किया, उसने वॉलेंटरली आके अपनी मर्जी से मेरी हेल्प की है, राइट? इसीलिए इसका मतलब है कंसिडरेशन मस्ट प्रोसीड एट द इंस्टेंस ऑफ द प्रोमिसर. आप पहले उससे पूछ लो कि अगर हेल्प करूंगा तो आप कंसिडरेशन दोगे, देन इन दैट केस आप ले सकते हो. अदरवाइज आप वॉलेंटरली हेल्प कर रहे हो तो प्रोमिसर की कोई भी ड्यूटी नहीं बनती आपको कंसिडरेशन देने की. ओके. सेकेंड, consideration may proceed from the promisee or any other person. As long as a promise carries a consideration, it is immaterial as to who has furnished that consideration. If the promisor does not object to it, the consideration can move to a person other than the promisee as well. Consideration may proceed from the promisee or any other person. तो होता क्या है, कई बार अब हमने कोई काम कराया या हमने कोई सर्विसेज ली फॉर एग्जांपल, अब हमें उसके बदले में कंसिडरेशन देनी है, बट उस टाइम हम अवेलेबल नहीं है, तो हमने अपने बिहाफ पे किसी थर्ड पर्सन को बोल दिया कि प्लीज पे अ सर्टेन अमाउंट टू ABC. तो उसने हमारे बिहाफ में प्रोमिसर को पे कर दिया. दैट कैन बी डन, which is legally acceptable. Okay. Now moving on to the next slide. Kinds of consideration. Consideration तीन टाइप की होती है: executory और future, executed और present, past which means a past act or forbearance. The first one is executory or future, which means that it makes the forms of promise to be performed in future. For example, X ने promise किया to sell certain goods to Y for a certain price. In return, Y promises to make payment to X for good. मतलब ये अभी हुआ नहीं है, फ्यूचर के लिए X और Y ने एक दूसरे को प्रॉमिस कर दिया कि X गुड सप्लाई करेगा एंड Y विल इन रिटर्न मेक द पेमेंट. सो दिस इज काइंड ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, और यू कैन से जिसमें कॉन्ट्रैक्ट अभी हम डिसाइड कर रहे हैं लेकिन कंसिडरेशन हम इसकी फ्यूचर में पे करेंगे, राइट? Second one, executed or present, in which it is an act or forbearance made or suffered for a promise. In other words, the act constituting consideration is wholly or completely performed. फॉर एग्जाम्पल, आप फ्रूट्स खरीदते हो फ्रॉम अ वेंडर, तो आप उसको इमीडिएटली पेमेंट कर देते हो, विच इज एग्जाम्पल ऑफ एग्जीक्यूटेड और प्रेजेंट कंसिडरेशन. आप बहुत रेयर केस होगा कि आपके पास पैसा नहीं, आप बोलोगे ठीक है कि वी विल पे दिस इन फ्यूचर, बट अब आप तुरंत पे करते हो, खत्म करते हो, फ्रूट्स लिया, पेमेंट किया, so that is executed or present consideration. Third one, past, which means a past act of forbearance, that is to say, an act constituting consideration which took place and is complete before the promise is made. For example, ए की बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया एंड ए ने रिक्वेस्ट किया बी से टू फिल द पेट्रोल, फॉर विच उसने बी ने पलट के ए का बाइक में पेट्रोल भी फिल कर दिया. लेकिन ए ने बी को प्रॉमिस कर दिया कि मैं आपको पेमेंट लेटर ऑन कर दूंगा, अभी नहीं. तो act of which means a past act or forbearance का example, right? Okay, now moving on to the next slide. Rules governing consideration. First one, every simple contract must be supported by valuable consideration. Otherwise, it is formally void, subject to some exceptions. So, कोई भी contract में हम enter होते हैं, there must be a valid consideration, but इसके भी कुछ exceptions हैं. अभी हम उसको next slide में देखेंगे क्या exceptions है. But
एक्सेप्शंस को हटा दें तो हर केस में एक वैलिड कंसिडरेशन होना इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. There must be mutuality, that is, each party must do or agree to do something. A gratuitous promise, as in the case of subscription for charity, is not enforceable. तो mutuality होनी चाहिए. हमने starting की slides में देखा था, rights और obligation दोनों के part पे होते हैं, correct? तभी एक valid consideration बनता है. Third, consideration must be real and not vague, indefinite, or illusory. Example, a son's promise to stop being a nuisance to his father being vague is no consideration. तो बहुत valid होना चाहिए, मतलब बहुत ही defined होना चाहिए, तो then only it can be a valid. Fourth point, consideration must be lawful. For example, it must not be some illegal act or such as paying someone to commit a crime. If the consideration is unlawful, the agreement is void. अब criminal activities में जो consideration देते हैं, that means it is used for some illegal act, so that is completely void. Okay. Last, consideration must be clearly stated and certain in nature, otherwise there arises ambiguity and the consideration will be held not valid as it becomes difficult to ascertain what exactly the consideration is. तो consideration clearly stated होना चाहिए, बहुत certain होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि आप clearly नहीं बता रहे हो. जैसे अगर कोई deal हो रही है 500 rupees में, आप कुछ purchase करो, तो that should be clearly stated. ये नहीं कि अरे अरे पे कर देंगे, बाद में कर देंगे. No, it should be clearly stated. Okay. Now moving on to the next slide. So there are certain exceptions to the rule of consideration also. So section 25 of the Contract Act lays down a few exceptions when an agreement made without consideration is not considered as void. वो दो exceptions, दो तीन exceptions क्या हैं हम पढ़ते हैं. First one, natural love and affection. A written and registered agreement based on natural love and affection between near relatives is enforceable without consideration. The expression near relative will include parties related by blood or marriage. तो इसका example, A, for natural love and affection, promises to give his son B rupees 10,000. A is father और B is son. तो A out of natural love और affection B को promise करता है अपने son को to give him rupees 10,000. A put his promise to B in writing and registered it. Therefore, it will be a valid contract. Okay. So, second one, past voluntary service. A promise to compensate a person who has already voluntarily done something for the promiser or something which the promiser was legally compellable to do is enforceable. For example, A finds B's mobile phone and gives it to him. B promises to give rupees 100. This is a contract. देखो इसमें A ने कहा नहीं था B को कि आप मेरी हेल्प करो, लेकिन B को मिला उसका मोबाइल फोन A का, तो ही रिटर्न इट बैक. उसके बदले में A की कोई लाइबिलिटी नहीं बनती थी कंसिडरेशन देने की, बट स्टिल A प्रॉमिस टू गिव B a certain sum of rupees 100 as a gesture, तो फिर वो that is a valid contract. Third one, time barred debt. A promise to pay a time barred debt is enforceable. For example, X owes Y rupees 1,000, but the debt is barred by the Limitation Act. मतलब X owes Y rupees 1,000. X पे Y का उधार था 1,000 का, लेकिन Y लेना भूल गया. तो एक लिमिटेशन होती है. अब 1 साल के बाद, 2 साल के बाद जब वो लैप्स हो गया, अब आप आके नहीं मांग सकते. यू शुड टेक इट विद इन अ सर्टेन टाइम. अब उसने Y भूल गया लेना, उसके बाद स्टिल अब X की तो लाइबिलिटी खत्म हो गई, लेकिन फिर भी X साइंस अ रिटन प्रॉमिस टू पे Y रुपीज 500 ऑन अकाउंट ऑफ डेट, जो कि उसकी कोई ड्यूटी नहीं बनती थी. स्टिल X आउट ऑफ अ गुड जेस्चर asked him कि yes, I will pay you rupees 500. So this makes a legal contract. So this is it from my side in this video. We will be back with our new videos and hope you like it. And if you like it, please like and comment and share with your friends so that they can also be helped. And please do not forget to subscribe this channel. Thank you.